आज इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल एक बार फिर अपने सभी साथी दोस्तों के सामने हाजिर है। आज मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के आर्टिकल 19 की, जिसमें हर किसी नागरिक को अधिकार दिया गया है कि वो अपने आप को किस ढंग से जाना चाहता है, समाज उसको किस नाम से जाने, उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट दो शब्द हैं जिसको फंडामेंटल राइट्स हैं आदमी के। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मैटर एक इंसान की जीवन जीने का ढंग, उसमें वो औरत हो या मर्द हो, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। और इस आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसमें वो भी शामिल हो जाता है। हम इसको आर्टिकल 21 के साथ भी जोड़ सकते हैं कि राइट टू जीवन, हमें जीने का अधिकार। 19 के साथ साथ 21 भी बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का। तो अब इस मामले को लेके बहुत से हमारे समाज में बखेड़े होते रहते हैं, उछाले लगती रहती हैं, जंप लगते हैं। मुझे याद है तकरीबन 1 साल पहले गुजरात का केस हुआ था, हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, गुजरात हाई कोर्ट का। एक लड़की जिसको एक कपल ने अपना कोई उनका बच्चा नहीं था बायोलॉजिकल, उस लड़की को अडॉप्ट किया, उसे पाला पोसा बड़ा किया। उस लड़की ने MBBS किया, डॉक्टर बन गई। अब वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए वो सिंगापुर जाना चाहती थी। इस बात पर उसको बच्ची को, छोटी सी बच्ची को जब 1.5 साल की थी, अडॉप्ट किया और MBBS उसने कर लिया। तो उसके जो पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि वो यहीं गुजरात के किसी मेडिकल कॉलेज से PG भी कर ले, बहुत ग्रेजुएशन कर ले, बड़ी अच्छी बात है। सब आदमी चाहते हैं कि उनके बच्चे घर में रह के कुछ कर लें, अच्छा कर लें, या कहीं नज़दीक के कॉलेज में जाके कर लें, जहाँ हफ्ते 2 हफ्ते में कभी बच्चों से मुलाकात हो सके। तो वो लड़की नहीं मानी। तो उसने कहा जो मेरे बायोलॉजिकल माता पिता हैं, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ, वो मुझे भेज रहे सिंगापुर। इस बात को लेके जो अडॉप्ट किया था वो तैयार नहीं हुए। तो मुकदमा जो था फैमिली कोर्ट से होता हुआ हाई कोर्ट तक गया। अब फैमिली कोर्ट जो है उसमें ये इस किस्म के बच्चों के, औरतों के तलाक के मुकदमे जाते हैं। इनके जो है फैमिली कोर्ट एक्ट 1984, इसमें
सेक्शन 13 है जिसमें एडवोकेट की प्रेजेंस इज बार्ड, वकीलों को इजाज़त नहीं है कि किसी पार्टी के लिए वो अपीयर हो सके। उसमें मुकदमा खुद ही अपनी बात करने की कोशिश की जाती है। और फैमिली कोर्ट को ये भी दे आर ड्यूटी बाउंड बाय लॉ कि उनमें मेडिएशन, काउंसलिंग और आर्बिट्रेशन करवाएं। क्या ये 84 का एक्ट तो जो है 1984 का एक्ट तो बाद में बना। सिविल प्रोसीजर कोड उसमें भी सेक्शन 89 में आर्बिट्रेशन, काउंसलिंग और मेडिएशन का है। और ऑर्डर 32A रूल 3 में कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड ये फैमिली डिस्प्यूट्स में इस किस्म के मुकदमों में उनका समझौता कराए, जो डिस्प्यूटेंट हैं जिनके झगड़े चल रहे हैं। खैर, तो गुजरात वाले केस में उस कोर्ट से कुछ नहीं हुआ। वो लड़की जिद पे अड़ी रही कि मैं तो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास जाऊंगी। कोर्ट ने उसकी अपील डिसमिस कर दी, हाई कोर्ट ने। पहले फैमिली कोर्ट ने की, हाई कोर्ट ने की। तो पता नहीं क्या, मुझे उसके बाद मैंने कोई आई नहीं, रिपोर्टिंग मेरी नॉलेज में आई नहीं। 1 साल में तो खैर वो गई भी होगी सुप्रीम कोर्ट, तो अभी तो उसका फैसला नहीं आया होगा। तो इस किस्म के ये वाकयात होते रहते हैं। लड़कियों के मामले में कुछ ज़्यादा होते हैं। ये छोटी छोटी बच्चियों को ले आते हैं, पाल लेते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। तो और जो ये वुमेन का राइट है, एक महिला का, एक लड़की का, महिला का कानूनी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 15 से लगा के 29 तक जो है ये फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आके गवर्न करते हैं। बहुत अच्छे हैं कानून, कोई दोष नहीं है। वी शुड थैंक टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, हमें इतना अच्छा प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। बट इट इज अलाइव, क्योंकि ये इसमें जब चाह तब अमेंडमेंट कर दो समाज की, सोसाइटी की उस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कभी बुढ़ा नहीं होगा। आज में बुढ़े होके मर जाएंगे, हमारा संविधान हमेशा जिंदा रहेगा, अलाइव रहेगा। बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सब 350 आर्टिकल्स हैं इसमें, अनुच्छेद है, और बहुत सारे 10 शेड्यूल्स हैं। बहुत बेखाब शायद ही किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हो, कॉमनवेल्थ कंट्रीज के जो और दूसरे देश हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को की तरफ देखते रहते कि यहाँ की कोर्ट्स क्या जजमेंट देती है। तो ऐसे डिस्प्यूट तो सारी दुनिया में होते रहते हैं, हस्बैंड वाइफ के, माँ बेटी के, बाप बेटे के। ये कोई सी नई चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। ये तो सतरंगी है, इंद्रधनुष दुनिया। जैसे प्रिज्म में लाइट पास होती है, स्प्लिट हो जाती है और सतरंगी बन जाती है, ऐसी बरसात के दिनों में कभी कभी दिखाई देता है। वो लाइट स्प्लिट ही होती है बादलों के बीच में, तो उसकी डेंसिटी जो है वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। तो अभी में एक और समस्या आ रही है। एक तो ये एडॉप्शन वाली है, उन केसों में होती है। तो दूसरी जो है राइट ऑफ वुमेन बाय एक्सप्रेशन एंड स्पीच, कि कोई भी लड़की या महिला किस नाम से जानी जाएगी। अमूमन
सारी दुनिया में, सारे समाजों में लड़कियां शादी के बाद अपने हस्बैंड का सरनेम अडॉप्ट कर लेती हैं। उसकी कास्ट, सरनेम इस कास्ट, जाति वो अडॉप्ट कर लेते हैं, गोत्र अडॉप्ट कर लेती है, क्योंकि वो तो अपना गोत्र छोड़ के तो पति के गोत्र में ही आ गई ना। पति को बच्चे पैदा करके गिफ्ट कर रही है ना, उसके परिवार को गिफ्ट कर रही है बच्चे पैदा करके, उसका वंश बढ़ा रही है, कंटिन्यूटी, तो उसके बाद उसके बच्चे उसके वंश के वारिस होंगे। तो फिर सवाल ये आया कि शादी के बाद कोई भी औरत अपने हस्बैंड का सरनेम अडॉप्ट करे या अपना जो उसके बाई बर्थ जिस घर में वो पैदा हुई उसका अडॉप्ट करे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 उसको फ्रीडम देता है औरत को कि वो उसको जो अच्छा लगे वो अडॉप्ट करे। देयर इज नो कंपल्शन, कोई मजबूरी नहीं है कि हस्बैंड का सरनेम अडॉप्ट करे, कोई जरूरत भी नहीं है कि अडॉप्ट करे। फ्रीडम है उसकी, उसकी फ्री चॉइस है। बड़ी अच्छी बात है। मगर मैं समझता हूँ कि शायद 95% 95% लड़कियां अपनी शादी के बाद अपने पति का, अपने हस्बैंड का सरनेम अडॉप्ट कर देती हैं। तो यहाँ मुझे बड़े मज़ेदार किस्से याद आते हैं। जब मैं 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ता था तो मैं, हमारे फादर के साथ जो थे एक सापटवाल थे, मुझे उनका पूरा याद नहीं, ऑफिस में उनके 3 बेटियां थी, एक सबसे छोटा बेटा था, 4 बच्चे थे। तो वो लेडी है सारे दिन धूप में बैठी रहती थी जाड़ों में, और घर में बाहर खुली हवा में बैठी रहती थी, और तो उसे कब मारते रहती थी। मेरी माँ को उससे बड़ी जलन होती थी, बड़ी चिढ़ती थी उससे। क्यों? कि मेरी माँ के 6 बेटे, बेटी एक थी, तो शादी हो चुकी थी जब दिल्ली में रहते थे, उससे बहुत पहले। तो मेरी माँ कहा करती थी कि बेटियों की माँ रानी बुढ़ापे में भरेगी पानी। अब बेटियां बड़ी हो गई तो घर का काम सब संभाल रही हैं, माँ मौज मस्ती मार रही है, धूप में बैठी जाड़ों में धूप सेक रही है, घर में बाहर छुप बैठ खुलिया। अब मेरी माँ जो किचन में भी 6 बेटों का, एक पति का खाना बनाना, रात दिन काम में लगी रहती थी, बच्चों के कपड़े भी धोने 6 बेटों के, बेटे भी बड़े होते चलेगा, आस्ता आस्ता जवान हो गए। तो अभी मैं जब 2023 में मेरठ में था, वहाँ रहा मैं 1.5 साल तक मेरठ, जो मेरे पिता ने मकान बनवाया था। तो एक बिमला थी, उसकी दादा यानी कि उसके हस्बैंड की दादी, ग्रैंड मदर, वो कहने लगी मुझे कि मेरी दादस कहती थी कि आपकी माँ की बड़ी कड़क आवाज़ थी। तो मैं कहा बिमला, और 6 बेटों की माँ, 6 बहुओं की सास की आवाज़ कड़क नहीं होगी तो क्या बिल्ली की मिमी आएगी? वो हंस पड़ी, वो कह रही है हाँ आप अंकल ठीक कह रहे हो। मैं कहा हमारी माँ नहीं, 6 बेटी की माँ दबंग नहीं होगी, शेरनी की नहीं धड़ाक मारेगी, 6 बहुओं की सास तो और क्या करेगी? फिर जब उनके बहू आ जाएंगी तो घर संभालेंगी, तो बुढ़ापे में मौज करेगी। 6 बेटों की माँ को बुढ़ापे में पानी भरने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत नहीं है, घर पे बनी बनाई खाएगी और हुड़की रहेगी सबको।
तो ठीक ही है ना बात। तो महिलाओं का आर्टिकल 19 में फ्री एक्सप्रेशन एंड स्पीच के राइट को हमारा संविधान बहुत ऊंचे दर्जे पर ले जाता है। तो इसलिए अगर जो लड़की अपने हस्बैंड के सरनेम को अडॉप्ट करना चाहे तो कर ले, ना करना चाहे तो ना करे। उसके हस्बैंड की फैमिली उसको कंपेल नहीं कर सकती, हस्बैंड भी नहीं कर सकता। ऐसे ही कोई लड़की जिस फैमिली ने उसको अडॉप्ट किया है, उसका सरनेम माने या ना माने, फ्रीडम आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो किससे शादी करे नहीं करे ये भी उसको कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में फ्रीडम है। और यह फैमिली कोड एक्ट 1984 इन कैमरा प्रोलिंग्स होती है, उसमें लिखा हुआ। वो तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी लिखा हुआ है इन कैमरा प्रोलिंग। दोनों पर अमल बहुत कम होता है। मैं तो जो औरतें मेरे पास आती हैं सलाह लेने के लिए, पति से झगड़ा हो गया, इससे झगड़ा हो गया, सास से झगड़ा हो गया, और मैं कहता झगड़े तो होते रहते, कौन सी मुसीबत हो गई? तुमको मार के तो नहीं खा गई सास? तुम्हारा हस्बैंड तुमको मार के तो नहीं खा गया? अरे एक दो थप्पड़ मार दिए, क्या मुसीबत हो गई? पति तो परमेश्वर होता है, और जब पति परमेश्वर है सनातन धर्म के मुताबिक, तो तुमको और किसी पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। पति की पूजा करो तो सबकी पूजा हो गई। और क्योंकि पति परमेश्वर है तो एक परमेश्वर तो दूसरे परमेश्वर की पूजा करता नहीं है, तो पति को तो किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। जरूरत तो औरतों के लिए वो भी नहीं है। ये तो सब कहीं कहा ये है कि पति जो है, जहाँ उसको मेरी वाइफ क्या करती थी, एक दफ़ा उसने मुझे कह दिया, मैंने सुन लिया तभी आवाज में, कि जल में रह के मगरमच्छ से प्यार नहीं होता। भाई घर में रह के पति को तो उसने इनडायरेक्टली मुझे मगरमच्छ बता दिया। तो मछली मगरमच्छ से कैसे जिए? क्योंकि तो उससे दुश्मनी नहीं मान सकते पति से, बात माननी पड़ेगी उसकी। सच्चाई ये मान लो, उसमें क्या नुकसान है? पति कोई दुश्मन थोड़ा है तुम्हारा। तुमको माँ बनाता है, बच्चे देता है, वो तुमको बच्चे उसके वापिस दे देती हो, उससे उसका पति का वंश चलता है। तो हमारा संविधान जो है बहुत बढ़िया चीज़ है, और भारत का संविधान पढ़ना चाहिए। मुसीबतें लोग पढ़ते नहीं है, वो ये संविधान को और भी किताबें नहीं पढ़ते। मेरी कोई किताब 5 किताब पब्लिश हो चुकी है, वो पढ़ता नहीं है। हाँ, ये मैं देखा यूट्यूब पर डालता हूँ, बहुत लोग पढ़ते हैं। मैंने औरतों के जो तलाक के बाद जो है उसके मेंटेनेंस के आर्टिकल 125 होती सिविल प्रोसीजर कोर्ट में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उस पर वीडियो डाला था। वो शायद सबसे ज़्यादा 150 से ज़्यादा मैं सोचता हूँ देखने वाली ज़्यादा तो औरतें ही होंगी, क्योंकि मेंटेनेंस की उनको जरूरत पड़ती है। कुछ करती धरती है नहीं, 5 चपाती रहती है साल से, और मेंटेनेंस चाहिए। काम धंधा तो करेंगी, और मेंटेनेंस को पति दे। पति देना ही चाहता, तू मुझसे झगड़ा कर लिया, मैं तुझे क्यों पैसे दूँ? तू मैं गुलाम बादी बन के रहे तो देता रहूँगा तुझे पैसे। समाज में बड़ी विकट समस्याएं हैं। खैर, तो मैं ये 2 गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट और दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट, जो उसने कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने कि औरत को फ्रीडम है अपने हस्बैंड का सरनेम माने ना माने, या अपने मायके से लिया हो वही सरनेम चलाते रहे, ठीक है चला ले भाई, किसी को क्या ऐतराज है? बीवी तो बीवी रहेगी ना, तू औरत तो औरत ही रहेगी, मर्द थोड़ा बन सकती है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जजमेंट दिए हुए हैं, मियाँ बीवी के झगड़ों के फैसले नहीं होते,
25-30 साल हुआ थे मुँह में लड़ते, तलाक ही नहीं हो पाता। अब इस्लाम में तो हो गया 3 महीने का कहा है, पहले तो एक दफ़े तलाक 3 दफ़े का हो गया, अब सब का 1-1 महीने के गैप के बाद देना पड़ेगा। वो तो 3 महीने में निपट जाता है, हिंदुओं में तलाक 30 साल नहीं निपटता। सुप्रीम कोर्ट तक चले जाओ फैसला। वो कहते हैं भाई इसको मेडिसिन के लिए भेज दो, काउंसलिंग के लिए भेज दो। अभी मैं एक उसका केस आया था, सुप्रीम कोर्ट का पढ़ रहा था। हस्बैंड 89 ईयर्स का हो गया, वाइफ 83 ईयर्स की हो गई। और सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा और औरत से, आप क्यों डाइवर्स के लिए नहीं मानती? इतने साल मुकदमे चलते हो गए, आप अलग रहते हो दोनों। औरत ने कहा जी मैं डाइवर्स ही नहीं बनना चाहती, मैं तलाकशुदा औरत नहीं बनना चाहती। 2 जजेस की बेंच थे, डिसमिस कर दिया हस्बैंड की पिटीशन। वैसे तो 83 की एज में की वाइफ और 89 का हस्बैंड, वो तलाकी जैसी जिंदगी जी रहे हैं, पता नहीं किसके साथ बंद हो जाए किसकी। पिछले हाल सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट आ गया, कोई क्या कर सकता है? हिंदू समझ के बड़ी विडम्बना है, मामला इतना आसान नहीं है। ये एडॉप्शन एक्ट भी है 1956 का, हिंदू एडॉप्शन एक्ट, माइनर एक्ट। लड़की को सेक्शन 20 में राइट है कि अपने पिता से अपनी शादी का पैसा मांग सकती है। बहुत अच्छे कानून है। मैं खुश हूँ कि जवाहरलाल नेहरू ने अम्बेडकर के ज़माने में, हालांकि RSS ने और उस ज़माने में बीजेपी का बाप जो सदस्य होता था, बहुत दिल्ली में एजिटेशन किया, जगह जगह दंगे फसाद किए। जामा मस्जिद थाने में दिल्ली की और तुगलका बोर्ड थाना जो पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास है, तब 85-86 FIR रजिस्टर्ड है। मगर कानून अच्छा बना। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सशक्त एक्ट, हिंदू एडॉप्शन क्या है वो एक्ट, 4 एक्ट है ये। हिंदू कोड बिल्कुल 4 में स्प्लिट कर दिया था। अम्बेडकर तो चाहते थे कि एक ही दफ़े में हो। नेहरू का भी बड़ा पोजीशन हो रहा है पार्लियामेंट में, बाहर भी। दिल्ली में जगह जगह डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, RSS के बदमाश जगह जगह डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं कि हिंदुओं के धर्म के मामले में दखलंदाजी कर रही है सरकार। तो जवाहरलाल नेहरू के 4 टुकड़े करके, एक टुकड़ा करके पार्लियामेंट से पास करा दिया, जो हुआ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हिंदू समाज बहुत प्रोग्रेसिव हो गया, बहुत तरक्की कर गया। दखनानूसी नहीं मैंने बचा। उसके बाद क्या होता है, अनडिवाइडेड जो हिंदू एक्ट है, फैमिली एक्ट, डिवाइडेड तो फैमिली हो जाती है, इसको कौन सी बात बड़ी बात है। तो इनकम टैक्स एक्ट के मामले में अंग्रेज तो समझ नहीं पाया उसको कभी। वो कहते हैं गोरखनाथ टैक्स चोरी का ये। क्या मगर इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ सुलझाया, उससे भी टैक्स वसूल करता था कि इनकम टैक्स एक्ट में लिया। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। तो सब चीज़ें चलती रहती हैं, होता रहता, समाज आगे बढ़ता रहता, नई नई चीज़ें आती हैं, आनी भी चाहिए। समाज बदलता है तो सब कानून को भी बदलना चाहिए। कानून तो समाज की जरूरत पूरी करने के लिए है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को दोनों को अपडेट होते रहते हैं, जैसे समाज जो है अपडेट होता है। ठीक है, सत्य में जयते, नमस्कार।